स्तरों से बाजार में अच्छी रिकवरी। निफ्टी करीब 150 अंक सुधरकर 25,800 के करीब बंद। वहीं बैंक निफ्टी 350 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ 61,550 के पास। वहीं पीएसयू बैंक से मिला बाजार को सपोर्ट। लगातार 2 दिन की तेजी के बाद आज फिसले आईटी शेयर। परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा और एम्फासिस में 1 से 2% की गिरावट। विप्रो और इन्फोसिस पर भी दबाव। सोने, चांदी और बेस मेटल्स में तेजी से मेटल शेयरों की चमक लौटी। सेल हिंदुस्तान कॉपर करीब 1.5 से 4% चढ़े। टाटा स्टील 2.5% मजबूत। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता में भी बढ़त। पीएसयू बैंक शेयरों में आज भी खरीदारी। कैनरा बैंक, पीएनबी 2 से 2.5% चढ़े। महाराष्ट्र बैंक, एसबीआई और इंडियन बैंक में भी हल्की तेजी। एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन के बाद E2E नेटवर्क्स और नेटवेब टेक्नोलॉजीज में बम्पर तेजी। E2E नेटवर्क्स में 20% तक का जोरदार उछाल। वहीं नेटवेब टेक्नोलॉजीज 9% चढ़ा। करीब 4% भागा दिलीप बिल्डकॉन का शेयर। कंपनी ने गुजरात प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाकर 702 करोड़ के ऑर्डर्स जीते। टोबैको शेयरों में अच्छी तेजी। गोडफ्रे फिलिप्स में 20% का अपर सर्किट। आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्रीज में 2% तक की तेजी। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली खबर। 20 से 40% तक बढ़ सकते हैं सिगरेट के दाम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। कल शाम मुंबई में पीएम मोदी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिफेंस, क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस और एआई समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और आज T20 वर्ल्ड कप में भारत और नेदरलैंड के बीच आखिरी लीग मैच। अहमदाबाद में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत ने पहले ही कर लिया है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई। अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन की शुरुआत हमने वोलेटाइल देखी थी। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी भी हावी हुई, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग बाजार ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई। 150 अंकों के सुधार के साथ निफ्टी में 25,800 के आसपास हमने क्लोजिंग देखी। वहीं बैंक निफ्टी में 300 अंकों की बढ़ोतरी पर कामकाज 61,550 पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला। सपोर्ट कहां से थे? मेटल और पीएसयू बैंक शेयर्स ने बाजार को काफी हद तक सपोर्ट किया। कुछ हद तक एफएमसीजी प्लेस भी थे जहां से काफी हद तक बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा था। आईटी सेक्टर जहां पर कल अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। इन्फोसिस और एंथ्रोपिक की डील के चलते वो मजबूती न्यूज बैक्ड थी और गेंस रिजल्ट आउट होते हुए नजर आए। आईटी सेक्टर वन ऑफ द सेक्टर जो सबसे ज्यादा गिरावट झेल रहा था और मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी गेंस देखने को मिल रहे थे। पीएसयू बैंक में भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए, लेकिन इसी के साथ अगर आप देखेंगे कई सारी खबरें थी। न्यूज बैक्ड एक्शन कुछ तमाम स्टॉक्स पर देखने को मिले, जैसे एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन की खबर आई। उसके बाद E2E नेटवर्क्स के स्टॉक में मजबूती थी। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। वहीं हमने देखा कुछ और स्टॉक सिगरेट शेयर्स पर भी फोकस था, क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर ईटी नाउ स्वदेश को मिली कि सिगरेट के दाम आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर हमने आईटीसी, गोडफ्रे फिलिप्स जैसे स्टॉक्स पर देखा। ऑल इन ऑल अच्छा सेशन कहा जाएगा, क्योंकि टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द डे हमने देखा था बाजार में वॉलेटिलिटी थी। दिन के दौरान भी हमने देखा उतार चढ़ाव, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग बाजार अपने आप को संभाल पाए। यहां से आगे आपकी कल की तैयारी क्या होनी चाहिए? आपके सवाल कई सारे होंगे, उनके जवाब देने की भी कोशिश होगी। सवाल पूछने का फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से स्नेहा पोद्दार हमारे साथ हैं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से तेजस शाह हमारे साथ जुड़ेंगे। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। बताएं यहां से आगे मार्केट के सेंटिमेंट्स आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए कैसे देख रही हैं? हाय, गुड आफ्टरनून। सो आगे आने वाले समय के लिए ओवरऑल मार्केट सेटअप काफ़ी अच्छा है। ऐसी स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट रहेगा डेफिनेटली, बिकॉज फंडामेंटल्स जो इंडिया के फंडामेंटल्स है काफ़ी स्ट्रांग है, बट जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है काफ़ी वॉलेटाइल है। सो उसको नज़र रखते हुए मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज जैसा आप देख सकते हो ओवर नेक्स्ट 1 to 2 months। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो मार्केट की मूवमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मैंने अगर हम कंपेयर करें तो जो फंडामेंटल्स है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे
पॉलिसी मेजर्स लिए हैं जिनका हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। साथ ही साथ जो यूएस डील और यूएन के साथ जो डील ट्रेड डील्स इंडिया ने क्लोज की है उसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। सो रातों रात ये सब चेंजेस नहीं नजर आएंगे। एंड अगर हम इनकी बात करें तो प्रॉब्ली फ्रॉम सेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा शायद हमें एक्शन नहीं दिखे, बिकॉज डायरेक्ट बेनिफिट एज सच बहुत लिमिटेड सेक्टर्स को ही है। बट देन इनका जो अगर टॉप डाउन अप्रोच है फ्रॉम दी मैक्रो पर्सपेक्टिव, अगर हम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये इसका असर डायरेक्टली इंडिया के इकोनॉमी पे होगा, जो कि पॉपुलेट करके डिफरेंट सेक्टर्स पे आएगा। सो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स चेंज हो रहे। इस बार जो Q3 के नंबर्स से काफी हेल्दी नंबर्स से, इनफैक्ट अगर हम देखें तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड ओवरऑल डाउनग्रेड्स भी अब नंबर्स में बहुत लिमिटेड है। सो ये सब जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं ये यहाँ से अर्निंग्स को और मजबूती प्रोवाइड करेंगे। एंड साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने केपेक्स को थोड़ा सा रिवाइव किया है, सो वो भी नंबर्स को स्ट्रेंथन होने में मजबूती प्रोवाइड करेगी। सो मार्केट का जो एक ओवरऑल डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। बट डेफिनेटली जो ग्लोबल इवेंट्स है उन्हें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, बिकॉज उनका इम्पैक्ट उनका इम्पैक्ट नियर टर्म मार्केट डायरेक्शन पे आपको दिखाई देगा। बी इट रुपी मूवमेंट, बी इट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट या येन कैरी ट्रेड से रिलेटेड, ये सब कुछ रिस्क है जिसे ध्यान रख के आगे आने वाली रणनीति डेवलप की जा सकती है फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। एब्सोल्युटली, ये राय बाजार पर मिलती हुई। जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस, आपका भी स्वागत है। बताएं, बाजार पर इस वक्त क्या रणनीति बनाकर चल रहे हैं आप? उठापटक के बीच बाजार अपने आप को संभालने में कामयाब तो हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनल्स को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने पिछले 4-5 दिनों में एक बड़ी उठापटक देखी है, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी पॉजिटिव है। 25,500 का एक अहम स्तर है, जब तक वो टूटेगा नहीं तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। इमीडिएट बेसिस पे 25,650 का सपोर्ट है। जो फ्राइडे में हमने गैप डाउन ओपन देखा था वो आज वो गैप भी फिल हो चुका है, तो ये दर्शा रहा है कि निफ्टी यहाँ से भी रैली करेगा। तो कल कोई डिप आता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 25,650, और मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 दिनों में फिर से निफ्टी 26,000-26,050 तक जा सकता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है, एक मजबूत चट्टान की तरह है। और देखेंगे तो बैंक निफ्टी मार्केट को लीड कर रहा है। पीएसयू बैंक्स क्लियरली आउट परफॉर्मर है इन द रीसेंट रैली, और जब तक बैंक निफ्टी मजबूत है हमें कोई पैनिक नहीं लग रहा है बाजार में। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, गिरावट में खरीदारी की रणनीति इस वक्त बेंचमार्क्स पर अपनाने की राय फिलहाल हमारे एक्सपर्ट की तरफ से मिलती हुई। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और यूट्यूब के जरिए हमारे व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें शामिल करते हैं। हरीश चंद्र यादव जी के सवाल से शुरुआत करते हैं। स्नेहा कल्याण से हरीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े। इन्होंने अडानी पावर पर अपना सवाल पूछा है। 471 शेयर्स इन्होंने 154 के दाम पर अडानी पावर के खरीदे हैं। इनका ही कहना है कि नजरिया जो है यहां से वो लंबी अवधि का मानकर चल रहे हैं। ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या अडानी पावर को इंटैक्ट रखना चाहिए करंट लेवल्स को देखते हुए? 144 के स्तर पर ये क्लोज हुआ है। इनकी खरीद से करीब 10 रुपए नीचे 471 शेयर्स इनके पास है। माफ कीजिएगा मानसी जी, अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे हमारा एज अ एमओएफएल कोई व्यू नहीं है। ऑलराइट, तेजस जी आपकी कोई राय? अडानी पावर पर हमारे व्यूअर ने खरीदारी की है 154 के दाम पर। तो अडानी पावर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा माइल्डली पॉजिटिव है, कोई बड़ी मूवमेंट की उम्मीद नहीं है फॉर टाइमिंग। बट अगर उनका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 135 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है स्टॉक 149 का स्तर छू सकता है, और 149-150 का लेवल सरपास होता है तो 157 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है फॉर टाइमिंग।
ठीक है, पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई हरीशचंद्र जी अडानी पावर पर। अगला सवाल मिस्टर सिंह का है। इन्फो एज में इन्होंने 100 शेयर्स खरीद रखे हैं। 1402 अपने एंट्री लेवल इन्फो एज के बता रहे हैं। स्नेहा, एक टेक आपसे जानने चाहेंगे। 1115 के लेवल्स पर करीब 1.5% की गिरावट पर इन्फो एज के स्टॉक में हमने लास्ट क्लोज देखा है। 1400 के ऊपर की इनकी खरीदारी है, 1402 टू बी प्रिसाइज। क्या राय होगी इन्फो एज पर हमारे व्यूअर के लिए? देखिए, इन्फो एज में बहुत ज्यादा कुछ शायद शार्प मूवमेंट नहीं देखने को मिले, बिकॉज जो ओवरऑल हायरिंग है उनमें उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो डाउन है, बिकॉज इनकी जो लार्ज कंट्रीब्यूशन है वो आईटी सेक्टर से आती है। वहां पे आईटी सेक्टर में हायरिंग में एक थोड़ी सी मंदी टाइप है। बट हैविंग सेड दैट, जो इनके इस बार के नतीजे थे काफी डिसेंट इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, और थोड़ी बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट भी कंपनी ने देखा है। कंपनी काफी कुछ न्यू इनिशिएटिव्स ले रही है, एंड ये आईटी सेक्टर से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई अवे करने की ट्राई कर रही है। ब्लू कॉलर हायरिंग पे इनका थोड़ा सा फोकस ज्यादा है। सो ऑब्वियसली इनका इम्पैक्ट आगे आने वाले क्वार्टर्स में ग्रेजुअली दिखाई देगा, बट एफर्ट्स डेफिनेटली है। सो इसे लॉन्ग टर्म नजरिए के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर सकते हैं। नियर टर्म में शायद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही रह सकता है। ठीक है, तो चलिए इन्फो एज पर ये एक टेक फिलहाल हमारे एक्सपर्ट की तरफ से मिलता हुआ। तरण का सवाल है एनबीसीसी पर। तेजस, आपसे एक राय जानना चाहूंगी। 1200 शेयर्स एनबीसीसी के इन्होंने खरीद रखे हैं, और एनबीसीसी में अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं 97 रुपए और 70 पैसे। इन्हीं लेवल के आसपास एनबीसीसी फिलहाल कामकाज करता हुआ दिख भी रहा है। पिछले दिनों की भी अगर बात करें, यहाँ पर कुछ हद तक एनालिस्ट के फोरकास्ट भी आते हुए एनबीसीसी पर, बट ऑल इन ऑल एक रेंज में ही फंसा रहता है ये स्टॉक। क्या राय होगी हमारे व्यूअर तरण के लिए? देखिए, एनबीसीसी की हम बात करें तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में जो मेजर हर्डल है वो करीबन 104 105 के करीबन है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है, मुझे नहीं लग रहा है कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा स्टॉक में। तो अभी मेरे हिसाब से अगर इन्होंने अगर छोटी अवधि के लिए अगर बाइंग की है तो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 92 हाफ का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं, और 105 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई एनबीसीसी के चार्ट्स पर। एक और सवाल देख लेते हैं, हिंदुस्तान कॉपर पर है। स्नेहा, नैन सिंह का सवाल हिंदुस्तान कॉपर पर। 240 शेयर्स इन्होंने 623 के दाम पर हिंदुस्तान कॉपर के खरीदे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदुस्तान कॉपर में तो अच्छा तेजी का एक्शन लास्ट सेशन में नजर भी आया था, और ये स्टॉक करीब 3-4% तक की मजबूती दिखा रहा था। लास्ट क्लोज को देखते हुए हिंदुस्तान कॉपर पर हमारे व्यूअर के लिए राय क्या होगी? 569 का लास्ट क्लोज है, 623 की इनकी खरीदारी है। ओके, सो हिंदुस्तान कॉपर में एक हमने अच्छा करेक्शन देखा है, जो कि एक अच्छा एंट्री लेवल प्रोवाइड करता है, और जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल है काफी पॉजिटिव है, बिकॉज इनकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है स्ट्रांग है। डेफिनेटली थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से एक इंक्रीमेंटल सप्लाई जो आने की रिस्क है, वो एक रिस्क डेफिनेटली रहेगा, बट वो मेटल्स में अक्रॉस मेटल्स वो वॉल्टिलिटी रहेगी। सो रिस्क पर्सपेक्टिव अपना ध्यान रखते हुए इसको होल्ड किया जा सकता है। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड अक्रॉस द सेक्टर्स, बिकॉज अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपर की रिक्वायरमेंट काफी हाई रहती है, एंड जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्रीज होती जा रही है अक्रॉस द सेक्टर्स, सो डिमांड इनकी हाई रहेगी। सो वॉल्टिलिटी को अगर साइड रखे तो लॉन्ग टर्म नजरिए से स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है, एंड करेक्शन ने एक अच्छा एंट्री लेवल प्रोवाइड किया है। सो इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। को इंटैक्ट रखें, ये राय हिंदुस्तान कॉपर पर मिलती हुई। करीब 4% की गेंस पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। 569 के लेवल्स पर आपकी खरीद उनसे भी ऊंचे दाम की है, तो पोजीशन को इंटैक्ट रखें। आपके लेवल आते हुए दिखेंगे, वक्त वक्त पर इसे रिविजिट भी करते रहिएगा। उत्तम कुमार का सवाल अनंत राज पर है। 8 महीनों का टाइम फ्रेम ये मानकर चल रहे हैं अनंत राज में। 75 शेयर्स इन्होंने 543 के दाम पर तेजस
खरीदे हैं। अनंत राज के स्टॉक को एक बार पुल अप करके देख लेते हैं। 555, 556 के लेवल्स पर ये स्टॉक लास्ट क्लोज हुआ है। इनकी खरीद से थोड़ा ऊपर जरूर गया है। 2.25% तक के गेन्स इस स्टॉक में हमने देखे और पिछले एक महीने के ट्रेंड अगर देखेंगे कोई खास मूव नहीं है। ये तेजी इन दिनों की ही नजर आ रही है। अनंत राज पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, आनंद राज की बात करें तो स्टॉक जो है एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा माइल्डली पॉजिटिव है, तो बने रहने की सलाह है 525 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। 582 का एक अहम रेजिस्टेंस है, 582 583 का। अगर ये लेवल सरपास करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है, और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 625 टू 630। तो बने रहने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 525। ऑलराइट, तो चलिए बने रहे। ये राय फिलहाल अनंत राज पे मिलती हुई 2.25% के गेन्स यहाँ पर हमने देखे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। स्नेहा, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं वीआईपी शेयर्स क्या होंगे आज के? मेरी सबसे पहली पिक है एल&टी। सो एल&टी ने आज अनाउंस किया है निवेडिया के साथ टाई अप डेटा सेंटर के लिए एआई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही साथ ओवरऑल जो केपेक्स साइकिल पिकअप हो रही है उससे एल&टी को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा उनके ओवरऑल ऑर्डर इनफ्लोज में। एंड जो ग्लोबल लेवल पे इनकी स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर है, इंटरनेशनल ऑर्डर्स में भी एक रोबस्ट ट्रैक्शन है। सो इनके दोनों ही डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सेगमेंट अच्छे करें, प्लस ये डाइवर्सिफाइड है अदर न्यू एज सेक्टर्स में, जैसे कि हाइड्रोजन, न्यूक्लियर पावर एंड ऑल, डिफेंस वगैरह। तो ये सभी सेक्टर्स में ट्रैक्शन है, फुल बजटरी सपोर्ट भी है। सो एल&टी को लॉन्ग टर्म नजरिए से एंड शॉर्ट टर्म दोनों नजरिए से अक्यूमुलेट किया जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 5000। दूसरी मेरी पिक रहेगी लॉरस लैब्स। सो लॉरस लैब्स के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट CDMO प्लेयर्स है, एंड आगे आने वाले समय में भी एक काफ़ी शानदार अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इनके दोनों ही माने CDMO प्लस ARV दोनों ही सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एक्सपेक्टेड है, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होगा आगे आने वाले क्वार्टर्स में। सो एक 40-50% काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना है, जो कि हम नेक्स्ट 2 years देख सकते हैं। तो इसे टारगेट में रख सकते, इसे रडार में रख सकते विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1230। बिल्कुल। तेजस जी, आप बताइए आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स क्या होंगे आज के? आज की मेरी जो पहली वीआईपी पिक है वो है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंकिंग एज ए सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली अभी एक स्विंग हाई बनाया था 73 का, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। पिछले दिनों में स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, वहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुई है, जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न की संकेत दे रहा है। 10-20 डे का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हुआ है, हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है स्टॉक में। तो करंट भाव पे मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय है विद स्टॉप लॉस बिलो 64। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 72 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 75 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की हम बात करें तो लगातार ये स्टॉक पिछले 1 सालों से अंडर परफॉर्मर रहा है, बट ये स्टॉक ने हमें लग रहा है कि एक अच्छा खासा बेस बना दिया है इन द रेंज ऑफ 79 to 80, और उसके बाद लगातार स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई है। हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बनाना शुरू हो गया है स्टॉक में, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से उसके ऊपर भी कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ये स्टॉक भी एट करंट जंक्चर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। जी एंटरटेनमेंट में स्टॉप लॉस लगाना है 88 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 100 रुपए का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 105 का। एब्सोल्युटली तेजस जी, स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की लिस्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।